हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इग्नू एग्ज़ाम्स। आज मैं आपको इग्नू के कोर्स BHIE 143 हिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की यूनिट 9 करवाऊंगी। गाइज़, ये जो बुक है हिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, यहाँ पे आपको 12 यूनिट्स गिवन है, जिसकी ऑलमोस्ट यूनिट्स मैं करवा चुकी हूँ। आज मैं आपको यूनिट 9 करवाऊंगी, डिबेट्स ऑन एनवायरनमेंट एंड हेल्थ। ये यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारी पॉलिसीज़ हैं, हेल्थ केयर सिस्टम से रिलेटेड बात करिए, जिसमें से क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली आने के चांसेस हैं। सो यूनिट 9 करेंगे, डिबेट्स ऑन एनवायरनमेंट एंड हेल्थ। ये जो यूनिट है यूनिट 9, इसमें आपके पास इन टोटल 3 चेक योर प्रोग्रेस एक्सरसाइज है, मतलब कि 3 एक्सरसाइजेज गिवन है, जिनमें से 2 मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। आज हम इसकी लास्ट चेक योर प्रोग्रेस एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें आपको 3 क्वेश्चंस गिवन है। नाउ इसकी स्टार्टिंग करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। इन्यूमरेट सम इकोलॉजिकल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द एनवायरनमेंट। आपको कुछ इकोलॉजिकल सर्विसेज बतानी है जो कि इन्वायरमेंट से आपको मिली हैं। तो इसका आंसर लिखने से पहले सबसे पहले तो इकोलॉजिकल सर्विसेज क्या होती है, इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं। एयर का प्योरीफिकेशन है और वाटर और एयर का प्योरीफिकेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारी हेल्थ से डायरेक्टली रिलेट करता है। अगर प्योर एयर में आप ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, एक्सेल इनहेल करते हैं, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो आपकी हेल्थ पे देखने को मिलता है। दूसरी चीज़, वाटर का जो क्लीनिंग है या उसका प्योरीफिकेशन है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है मेंटेनेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी और डीकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट। जो वेस्ट है वो नेचर में अगर रहेगा, इन्वायरमेंट में रहेगा, तो उससे बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरसेस रिलीज होने के चांसेस हैं। बहुत सारे हार्मफुल चीज़ें इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट उसकी वजह से डाल सकती हैं। इसके अलावा जो सॉइल है, वेजिटेशन जनरेशन है, ये सब चीज़ें भी इकोलॉजिकल सर्विस में आती हैं। प्लस इनके मेंटेनेंस और इनका ध्यान रखना बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नाउ ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको मिलेगा पेज नंबर 159 पे। सो पेज नंबर 159 पे देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन है इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट। वैसे तो अभी तक ये जो, अगर आपने हिस्ट्री की सारी यूनिट्स देखी हैं, सारी वीडियोस मेरी कवर करी हैं, तो इंपॉर्टेंस तो आपको इतने अच्छे से आ गए होंगे ना एनवायरनमेंट के कि आप आधी नींद में, मतलब पूरी नींद में भी होंगे ना, बिल्कुल गहरी नींद में, तो भी कोई उठा के पूछेगा ना, तो भी आप बता पाएंगे कि इन्वायरमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है। और अगर आपने नहीं भी वीडियोज़ देखी तो भी आपको इतना पता है कि इन्वायरमेंट हमारे लिए किस तरीके से इंपॉर्टेंट है। नाउ इकोनॉमी ऑफ एनी रीजन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इट्स एनवायरनमेंट। यहाँ पे जो बात करी गई है वो इकोनॉमी की है कि वहाँ का जो एनवायरनमेंट होता है उसके ऊपर ये डायरेक्टली रिलेट करती है। एंड इसमें बहुत सारे जो इकोसिस्टम सर्विसेज होती हैं, कुछ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट रीजन्स होते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट हो गया, पर्टिकुलर लैंड हो गया, ये सब चीज़ें यहाँ पे आती हैं। तो इन सब का जो इम्पोर्टेंस है वो इकोनॉमी के लिए इसलिए है क्योंकि ये तभी टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर पाएगा। आप वहाँ पे तभी विजिट करेंगे जब आपको ये सब चीज़ें देखने को मिलेंगी। नाउ ये जो इकोसिस्टम सर्विसेज हैं, इनके अंदर क्या क्या इंक्लूड है। आंसर देखिए कितना छोटा सा है और यही आंसर आपको लिखना है। इसमें आप अपने कुछ वर्ड्स को, पॉइंट को भी ऐड कर सकते हैं आंसर को, अगर आपको थोड़ा सा बड़ा बनाना है। लेकिन अगर शॉर्ट नोट में आता है तो इतना आंसर मोर देन इनफ है। सबसे पहली यहाँ पे देखिए आपके पास टोटल 4 टाइप की सर्विसेज हैं। फर्स्ट सर्विस है प्रोविजनिंग सर्विस। इसके अंदर किस चीज़ की बात करी गई है, जैसे कि इरिगेशन हो गया, मतलब कि सिंचाई करना। अब ये सिंचाई किसी भी अकॉर्डिंग हो सकती है, ट्यूब्स, पंप या स्प्रे बॉटल्स, किसी भी तरीके से ये सिंचाई हो सकती है। नाउ सेकेंड वन इज़ फूड और ड्रिंकिंग वाटर। तो इन सब सर्विसेज को, इन सब चीज़ों को प्रोवाइड करवाना बहुत ज़्यादा मैंडेटरी था। इकोसिस्टम सर्विसेज में ये मेन पॉइंट है। सेकेंड आता है रेगुलेटिंग सर्विसेज। इसमें क्या आता है, जो वाटर क्वालिटी है उसका रेगुलेशन, क्लाइमेट है उसका रेगुलेशन। क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, पॉल्यूशन बढ़ने से जो एनवायरनमेंट है, क्लाइमेट है, उसके ऊपर उसके साइड इफेक्ट्स आपको देखने को मिल रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, ग्लेशियर्स है वो मेल्ट होने लगे। ग्लेशियर्स मेल्ट होने से जो रिवर में पानी का जो लेवल है वो क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो इन सब का जो रेगुलेशन है, जो भी वाटर क्वालिटी है, मतलब जितनी भी इम्प्योरिटीज़ है वाटर की, इन सब का जो रेगुलेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हमें अच्छे तरीके से सर्वाइव करना है, और वो भी गुड हेल्थ के साथ में। नेक्स्ट आता है सपोर्टिंग सर्विसेज। सपोर्टिंग सर्विसेज में क्या आता है, जैसे कि रिसाइकलिंग हो गया। रिसाइकलिंग वन ऑफ द बेस्ट मेथड है कि आपने जो रिसोर्सेज हैं उसको रिसाइकिल किया, जो चीज़ें आपने बनाई उसको रिसाइकिल किया। इससे जो एनवायरनमेंट है वो कम डैमेज होगा, इकोनॉमिक पे भी कम बर्डन आएगा। तो ये सब पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके अलावा सॉइल फॉर्मेशन भी यहाँ पे सपोर्टिंग सर्विसेज में आता है, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जितने
जितनी ज़्यादा अच्छी मिट्टी होगी, उपजाऊ ज़मीन होगी, आप उतना ज़्यादा फील्ड क्रॉप्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं और इससे आपकी जो इकोनॉमी है दूसरे कंट्रीज़ में उसका ट्रेड करना, जैसे आज की डेट में इसको करंट सिचुएशन से अगर आप कनेक्ट करें तो हमने इंडिया ने, भारत देश ने बहुत सारी कंट्रीज़ में वीट का प्रोडक्शन किया है, बहुत ज़्यादा जगह पे इसका एक्सपोर्ट भी हमने किया है। नाउ कल्चरल सर्विसेज में क्या आता है, जैसे कि रिलीजियस हो गया या रिक्रिएशनल सर्विसेज हो गया, तो रिलीजियस बेसिस पे भी जो इन्वायरमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इन सब के अलावा जो इन्वायरमेंट है, फॉरेस्ट है, ये सब बहुत सारे लोगों का घर है। मिलियंस ऑफ हाउस होल्ड्स एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ मेक यूज़ ऑफ दीज सर्विसेज फॉर प्रोडक्शन एंड कंजप्शन। तो उस सब के अलावा प्रोडक्शन और कंजप्शन में ये जो सर्विसेज है बहुत मेजर रोल प्ले करती हैं। तो इसके साथ में आपका क्वेश्चन फर्स्ट खत्म हो गया, इंपॉर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट। आप यहाँ पे इन सब आंसर्स को, इन सब पॉइंट्स को ऐड करके इस आंसर को लिख सकते हैं। नाउ गाइज, इसके बाद में जो सेकंड क्वेश्चन आता है वो है व्हेन वाज वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया। जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है इंडिया में, ये कब इंट्रोड्यूस हुआ था? तो इसका आंसर है 1972 में ये जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है ये इंट्रोड्यूस हुआ था इन इंडिया। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के बाद में जो थर्ड क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द रोल ऑफ सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी। जो सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी है CEC, इसका क्या रोल था? सबसे जो स्टार्टिंग में आप क्वेश्चन में लिखते हैं तो जो भी आपके पास में कमेटी है, कोई भी कमेटी की बात होती है तो उसके बारे में आपको बताना है कब और किस तरीके से इसको क्रिएट किया गया था और क्या वजह थी। तो जो CEC है, सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी, ये एक पैनल है, पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स क्रिएटेड बाय द इंडियन सुप्रीम कोर्ट। इसे इंडियन सुप्रीम कोर्ट में ने क्रिएट किया था इन 2002। सो यहाँ पे आप क्या है देखिए, जो सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी है ये प्लान है किनका? एक्सपर्ट्स का, ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स का, और इसे इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में क्रिएट किया था। इस लाइन के बाद में इसका आंसर और डेप्थ में आपको लिखना है पेज नंबर 160 एंड पेज नंबर 161 पर। नाउ ये आता है आपके पास में हेडिंग गिवन है लेजिस्लेटिव एंड पॉलिसी डेवलपमेंट 9.3.3। यहाँ पे क्वेश्चन 3 मैंने मार्क कर दिया, यहाँ से आपको याद रखना है जो ये पॉलिसीज़ हैं या फिर जो भी लेजिस्लेचर डेवलपमेंट्स इंडिया में स्टार्ट हुए थे वो सब स्टार्ट हुए थे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट से, जो कि 1972 में आया था। यहाँ पे आपके पास में क्वेश्चन 2 यही पूछा गया था, तो यहाँ से इसकी स्टार्टिंग हुई थी। लेकिन हम CEC की बात करें तो ये देखिए, ये एक क्या है, एविडेंट है सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट का इन 2002। ये मैंने आपको बता दिया 2002 में इसको क्रिएट किया गया था। वेयर इट इन टॉक्ड अबाउट सेटिंग अप सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटी CEC विच इज़ अ क्वासी जुडिशियल बॉडी एंड हुज वर्क इज टू। सबसे ज़्यादा चीज़ जो इंपॉर्टेंट इसमें है, क्वासी जुडिशियल बॉडी क्या होता है इसको देखते हैं। क्वासी जुडिशियल बॉडी एंड ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट अदर देन द कोर्ट, मतलब कि ये क्या है, गवर्नमेंट का एक ऐसा ऑर्गन है। जुडिशियल, जो जुडिशियली वर्ड है ना या जुडिशियरी, ये सबसे वर्ड के दिमाग में आते ही ना सीधा रिलेशन आता है कि कोर्ट से रिलेटेड होगा। लेकिन ये जो कमेटी है इसका ऐसा नहीं है, ये कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं, क्वासी जुडिशियल बॉडी है ये, तो ये कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं गवर्नमेंट के, कोर्ट और जो लेजिस्लेचर होते हैं उसके अलावा, विच अफेक्ट्स द राइट्स ऑफ प्राइवेट पार्टीज, जो कि जो प्राइवेट पार्टीज होते हैं उनके राइट्स पे इफेक्ट करती है। ईदर सो ये क्या है, एक ऑर्गन है गवर्नमेंट का रदर देन द कोर्ट और लेजिस्लेचर विच अफेक्ट द राइट्स ऑफ प्राइवेट पार्टीज के जो राइट है उनको अफेक्ट करती है ईदर थ्रू एडजुडिकेशंस और रूल मेकिंग, मतलब कि या तो जो रूल मेकिंग्स होती हैं उन सब की वजह से कुछ ऐसे रूल्स को क्रिएट किया जाए जिसको प्राइवेट सेक्टर को फॉलो करना पड़े, और उन सब के जो प्राइवेट सेक्टर के जो भी राइट्स होते हैं उन सब पे उसका इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो क्वासी जुडिशियल बॉडी है ये CEC थी। नाउ इसके जो कुछ यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है ना आपको स्टेटमेंट हुज वर्क इज टू, और जो ये बॉडी थी या जो ये कमेटी थी इसका क्या वर्क था। तो इसका पहला वर्क था मॉनिटरिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑनरेबल कोर्ट ऑर्डर, जो भी कोर्ट के ऑर्डर थे उन सबको एग्जीक्यूट करवाना, उनका इम्प्लीमेंटेशन होना बहुत जरूरी था, तो उसकी मॉनिटरिंग ये कमेटी करती थी। सेकेंड वन इज ब्रिंग टू इट्स नोटिस इश्यूज ऑफ नॉन कंप्लायंस। नॉन कंप्लायंस का क्या मतलब होता है, फेलर टू एक्शन अकॉर्डेंस विद विश और कमांड, मतलब कि जिस तरीके की कमांड दी गई थी उस अकॉर्डिंग
उस पे एक्शन नहीं लिया गया या उस चीज़ को पूरी तरीके से उसमें फेल हो गए या उस तरीके से उसको अचीव नहीं कर पाए। तो इन सब के लिए जो नोटिस लाया जाए या किस तरीके से उसको वर्क में लाया जाए, स्पेशली जो फॉरेस्ट्री या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से रिलेटेड रूल्स एंड रेगुलेशन थे, उन सब पे इस कमेटी का मेजर रोल था या इस कमेटी का मेजर रोल यही था। नाउ कमिटी हैज़ बीन एंडाउड विद द स्वीपिंग। एंडाउड का क्या मतलब होता है, कोई मुझे बता सकता है क्या? इसका मतलब होता है कि जो कमेटी थी ना इस चीज़ से ब्लेस थी। ब्लेस का मतलब कि भरपूर मात्रा में वो चीज़ होना, या जैसे मानिए आपकी लाइफ के में कोई बहुत ही टफ वाला स्टेज चल रहा है और कोई आपकी हेल्प के लिए आ जाता है, तो आप ये बोल सकते हैं कि आप मतलब उससे आप ब्लेस्ड हैं, मतलब कि वो चीज़ आपको मिली। मतलब मैं इसको समझा नहीं पा रही हूँ, बट यही है, इसका मतलब है ब्लेस्ड होना, कि वो चीज़ आपको मिली तो आप अपने आप को बहुत ही लकी, खुशकिस्मत मानते हैं। विद द स्वीपिंग पावर्स, तो ये कमेटी इस चीज़ से ब्लेस्ड थी। सिंस देन CEC हैज़ कॉन्टिन्यूसली बीन वर्किंग एज इट्स वॉच डॉग। मतलब जैसे जो वॉच डॉग होते हैं ना, कि प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं, अपने जो ऑनर होते हैं, उनके जो मालिक होते हैं उनको कभी कुछ नहीं होने देते, फैमिली की कितने प्रोटेक्शन करते हैं, बहुत ही वफादार जो पेट होता है ना, इसमें डॉग को काउंट किया जाता है। तो सेम चीज़ ये जो कमेटी है CEC, ये भी कॉन्टिन्यूसली इसी तरीके से वर्क कर रही थी। रोल ऑफ दिस जुडिशियल एक्टिविज्म कैन बी सीन इन द फैक्ट दैट एंटायर फ्लीट ऑफ दिल्ली कॉर्पोरेशन बसेस वॉज कन्वर्टेड फ्रॉम डीजल टू CNG इन 2001। मतलब कि गवर्नमेंट ने ना कोई इनिशिएटिव स्टार्ट किया या फिर कुछ रूल्स बना दिए और उसका बहुत जल्दी इम्प्लीमेंटेशन हो जाना, तो ये कमेटी उस चीज़ के ऊपर मेजर वर्क करती थी। यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, जो दिल्ली कॉर्पोरेशन बसेज हैं उनको बहुत जल्दी डीजल से किसमें कन्वर्ट कर दिया गया था, CNG में। CNG थोड़ी कम रेट में होती है, तो इसलिए इसमें इसको क्या कर दिया था, कन्वर्ट कर दिया गया था इन 2001। तो ये इसका एक बेसिक एग्जाम्पल है जो कि आप इसमें डाल सकते हैं। नाउ इस क्वेश्चन के साथ में CEC जो सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी है ये खत्म हुआ आंसर। और आपके तीनों चेक योर प्रोग्रेस एक्सरसाइज के तीनों क्वेश्चंस मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। नाउ इसके साथ में आपका जो ये यूनिट 9 है ये कंप्लीट हो गई है। कुछ यहाँ पे कीवर्ड्स गिवन है, आपके पास टाइम बचता है तो आप इसको पढ़ लेना, नहीं तो अभी इनको भी आप कर लेंगे तो आपके एग्जाम में काफ़ी अच्छा मटेरियल एग्जाम आने से पहले आपका कलेक्ट हो जाएगा। नाउ वीडियो को स्टॉप करते हैं, यूनिट 9 आपकी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद में गाइज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो करवाऊंगी, नेक्स्ट यूनिट करवाऊंगी, और वो होगी यूनिट 5 एनवायरमेंटल इश्यूज इन अर्ली मॉडर्न सोसाइटी। इसके अलावा आपकी सिर्फ यूनिट 6 रह गई है जो मेरे को अपलोड करनी बाकी है। बाकी ऑलमोस्ट सारी यूनिट्स जिस पे मैंने टिक लगा दिया है वो सारी आपकी यूनिट्स कंप्लीट हो गई हैं। और अभी मैंने आपको ये करवाई है ना यूनिट 9, इस पर भी एक बार मैं टिक कर दूँ तो थोड़ा अच्छा सा लगेगा आपको कि हाँ भाई ये देखो कितने सारे टिक टिक आ रहे हैं ना। तो ये सारी यूनिट्स कंप्लीट हो गई हैं, अभी 2 यूनिट्स रहते हैं, यूनिट 5 एंड यूनिट 6। तो अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 5 के नोट्स मिलेंगे, इसके बाद में यूनिट 6 और ये बुक आपकी कंप्लीट। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जितना आप अपने फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हैं प्लीज़ करिए, मुझे भी सपोर्ट करिए आप लोग, और लाइक करिए, कमेंट करिए कैसी लगती है वीडियो, कहाँ आपको दिक्कत है। तो प्लीज़ जितना मैं आपकी हेल्प कर पाऊँगी एग्जाम्स में मैं डेफिनेटली करूँगी, उसके लिए आपको भी मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा। सो आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करेगा, कमेंट करिए। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।